JCA के ख़िलाफ़ और दूसरा किसान आंदोलन। मगर आप देखिए कि सरकार का इन दोनों आंदोलनों के ख़िलाफ़ बिल्कुल अलग अप्रोच था। एक तरफ जो CAA के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट था, वहाँ बिल्कुल कोई बातचीत नहीं की गई, मगर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट थे उनसे गवर्नमेंट ने बातचीत की। 9 राउंड्स नेगोशिएशंस के हुए और आखिर में गवर्नमेंट ने इन 3 कानूनों को वापस लिया। यहाँ तो वापस लेने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं था, मगर बातचीत भी नहीं की। और इसके बावजूद कि ये जो तहरीक थी इसमें औरतें सबसे सामने थी, वो पेश थीं। दूसरा इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसकी तरफ लोगों ने इशारा किया, वो कि अपोजिशन पार्टीज़ जो थी, जो नॉन BJP की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनका भी एक बहुत एम्बिवलेंट सा एटीट्यूड था। उन्होंने भी 2 जज्बात का सामना किया। ख़ास तौर पे हर्षमंदर साहब का कि उन्होंने मौका दिया इस बहुत ही एक अहम डिस्कशन या मीटिंग में शामिल होने का। बहुत ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, इसलिए कि हमने पिछले 3-4 घंटों में बहुत सी बातें सुनी और हमसे जो हर्षमंदर साहब ने कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस के फेलियर के बारे में बात करें, उसकी भी हम लोगों के सामने बातें सामने आई हैं। ख़ास तौर पे डेव मुखर्जी साहब ने, गोपाल पिल्ले साहब ने और फिर अभी सलमान खुर्शीद साहब ने भी कहा। मगर ये मामला इतना अहम है कि मेरे ख़्याल में अगर कुछ बातें दोहराई भी जाएँ, उनका कहना ज़रूरी है। अब ये जो दिसंबर 2019 में जो ये CAA कानून पास हुआ, ये बिल्कुल एक डिस्क्रिमिनेटरी और जैसा अभी नवशरत साहिबा ने कहा, ये एक फ़र्क और तासुब की बुनियाद पे ये बना था और इसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी तहरीक हुई। मेरे ख़्याल में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये जो CAA के ख़िलाफ़ जो तहरीक हुई, वो मेरे ख़्याल में बहुत ही बड़ी तहरीकों में उसका शामिल होगा। और जहाँ तक मुस्लिम मैस मोबिलाइजेशन का ताल्लुक़ है, ये शायद पहली बार एक ऐसा मुस्लिम मैस मोबिलाइजेशन हुआ। हम समझते हैं सन 32 के बाद जब 1932 में सिविल सोसाइटी 1930s में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के ज़माने में जो मुस्लिम मैस कॉन्टैक्ट कैंपेन हुआ था, उसी तरह का ये कैंपेन था जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में नहीं था या आइडेंटिटी इश्यूज पे नहीं था, बल्कि सिटीजनशिप के मामले में था। और इसकी यही खासियत है और इसी वजह से ये एक बहुत ही हमारी तारीख़ में, हमारी डेमोक्रेसी में, हमारी जमहूरियत में इसकी बहुत अहमियत है। दूसरी बात, इसमें औरतों की जो शिरकत थी, जिसका आज बहुत ज़्यादा ज़िक्र नहीं हुआ है, मगर जब ये कैंपेन चल रहा था तो उस वक्त हम सब लोगों ने देखा कि औरतों की शिरकत कितनी थी और इसकी वजह से भी ये एक बहुत ही एक बिल्कुल अलग तरीक़े का ये मूवमेंट या तहरीक थी। मगर अफसोस की बात यह है कि इन सब खूबियों के बावजूद सियासत ने इसको फेल किया और सियासी अमल की नाकामी और नाकामयाबी की मेरे ख़्याल में बहुत सी खसूसियात हैं, मगर हम बहुत ब्रीफली 4 खसूसियात पे आपकी नज़र उस पर बोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जिसका जिक्र हो चुका है वो ये कि एक जो फंडामेंटल फेलियर था पॉलिटिकल प्रोसेस का, वो ये कि ये CAA लाया गया बग़ैर किसी ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन के। आम तौर पे हमारे यहाँ जो भी इस तरह के लेजिस्लेशंस आते हैं तो उन पे पहले ही बहुत वो होता है और अगर जब एक बार इंट्रोड्यूस भी हो गया पार्लियामेंट में तो एक बहुत एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस होते हैं। इसमें कोई ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन नहीं हुआ और ये इसलिए ये बात इम्पॉर्टेंट है कि इसके ख़िलाफ़ लोगों ने आवाज़ उठाई। सिविल सोसाइटी ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, एकेडमिक्स ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, तालिब इल्मों ने इतनी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उसके बावजूद भी कोई ख़ास कंसल्टेशन नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में ज़रूर गया, मगर शायद आप लोग इस बात से वाकिफ़ हों कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में ज़ाहिर है अपोजिशन पार्टीज़ के जो मेंबर्स थे वो तो आउट नंबर थे, मगर उसके बावजूद अगर आप उसकी प्रोसीडिंग्स को देखें तो अपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स ने डिसेंडिंग नोट्स लिखे जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। तो ये एक पूरा जो नॉन कंसल्टेटिव
प्रोसेस था वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के डिस्कशंस के दौरान भी रहा। तो इसमें जो बात जो बहुत ही ताज्जुब की है वो ये कि आप एक इतना अहम और एक फंडामेंटल आप ब्रेक कर रहे हैं, आपके जो सिटीजनशिप की बेसिस है उससे आप एक बिल्कुल एक प्रोफाउंड और फंडामेंटल ब्रेक कर रहे हैं। उसके बावजूद और उसके ख़िलाफ़ इतनी आवाज़ उठी कि ये इतना डिस्क्रिमिनेटरी है, फिर भी गवर्नमेंट ने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो लोगों को कि कोई भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कोई कंसल्टेशन हो, और जिसने एक तरह से बिल्कुल सही तौर पे इस बात को रीइंफोर्स किया कि ये जो लॉ है ये बग़ैर ड्यू प्रोसेस के लाया गया है। बल्कि गवर्नमेंट ने जो पूरा अप्रोच अडॉप्ट किया वो तो बिल्कुल दबाव वाला और रिप्रेसिव था। और उन्होंने बिल्कुल जैसा मैंने कहा उन्होंने और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हालांकि ये मुझे कहते हुए थोड़ा सा तामुल हो रहा है कि गवर्नमेंट का जो उस ज़माने में दो बहुत बड़े हमारे यहाँ हमारे मुल्क में मूवमेंट्स हुए, एक तो ये सीए के ख़िलाफ़ और दूसरा किसान आंदोलन। मगर आप देखिए कि सरकार का इन दोनों आंदोलनों के ख़िलाफ़ बिल्कुल अलग अप्रोच था। एक तरफ जो CAA के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट था वहाँ बिल्कुल कोई बातचीत नहीं की गई, मगर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट थे उनसे गवर्नमेंट ने बातचीत की। 9 राउंड्स नेगोशिएशंस के हुए और आखिर में गवर्नमेंट ने इन 3 कानूनों को वापस लिया। यहाँ तो वापस लेने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं था, मगर बातचीत भी नहीं की। और इसके बावजूद कि ये जो तहरीक थी इसमें औरतें सबसे सामने थी, वो पेश थी। दूसरा इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसकी तरफ लोगों ने इशारा किया वो कि अपोजिशन पार्टीज़ जो थी, जो नॉन बीजेपी की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनका भी एक बहुत एम्बिवलेंट सा एटीट्यूड था। उन्होंने भी 2 जज्बात का सामना किया। बहुत सी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, मसलन कांग्रेस, DMK, लेफ़्ट पार्टीज़ ख़ास तौर पे TMC, इन्होंने तो इसका विरोध किया, मगर बहुत सी नॉन बीजेपी अपोजिशन पार्टीज़ ऐसी थी जिन्होंने इस पे खामोश रहीं, और कुछ ऐसी थी मसलन आम आदमी पार्टी जिन्होंने इसकी हिमायत की, और जब इसके ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ तो उन्होंने इस पूरी तहरीक से एक दूरी बनाई। तो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ओवरऑल opposition failed to provide a cohesive and constructive platform to address the grievances on this particular issue. तो ये basically एक नॉन पार्टी कैंपेन था, और इसमें कोई पॉलिटिकल मीडिएशन नहीं हो पाया लोगों, सिटीजन्स और सरकार के बीच में। और मेरा ख्याल absence of political mediation था, उसकी वजह से ये जो पूरी तहरीक थी ये लीडरलेस रही, अनस्ट्रक्चर्ड रही, और ये इसमें जो लोग इसमें शामिल थे और हम लोगों ने जो आज सुना वो बहुत ही एक तरह से वनरेबल थे कि जिस तरह से उनको गवर्नमेंट ने डील किया। तीसरा पहलू ये है कि इस पूरे तहरीक में और जिस तरह से सरकार ने इसकी तरफ रवैया अख्तियार किया, CA को पूरी तौर पे इस्तेमाल किया गया तक़सीमी सियासत और को बढ़ावा देने के लिए, और इसकी वजह से मेजॉरिटेरियनिज़म या जिसको उर्दू में कहेंगे अक्सरियत का रास्ता खुल गया, और पोलराइजेशन और क़ुतबी साजी की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो मुल्क में बढ़ी, और उससे बहुत नुकसान हुआ। और जैसा कि जो पहले लोग जो बोल रहे थे उन्होंने बहुत ही इफ़ेक्टिवली इस बात को बताया कि जो हेट स्पीचेस हैं और उनके ख़िलाफ़ तो कोई भी एक्शन लिया ही नहीं गया, और उसी ने एक तरह से पूरी ज़मीन तैयार की जो वायलेंस। और मेरे ख्याल में बिल्कुल आपके साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इसको दंगा, नदीम खान साहब ने शायद, कि इसको दंगा नहीं कहना चाहिए, इसीलिए हम राइट का लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि एक वायलेंस जो हुआ, और लोग जब लोग ये कह सकते हैं कि शूट द ट्रेटर्स और उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन न लिया जाए, तो ये तो फिर एक तरह से आप ज़मीन तैयार ही कर रहे हैं वायलेंस के लिए।
تو اس مطلب اختلاف کی سیاست اور تقسیم کی جو سیاست ہے وہ اس قسم کے بیانوں سے بڑی. چوتھی اور آخری بات یہ ہے جو اس میں میرے خیال میں مجھے کچھ کہنے کی خاص ضرورت نہیں کیونکہ ہم لوگوں نے بہت ہی اچھی طرح سے اس کے بارے میں سنا. وہ یہ کہ جو گورنمنٹ کی پوری ہینڈلنگ تھی اس وائلنس ہوا فروری 2020 میں, اس سے جو چارجز سامنے آئے ہیں وہ بالکل مناسب لگتے ہیں کہ اس میں ایک طرح سے پولیس کی کمپلیسٹی تھی. اور اس پہ گوپال پلے صاحب نے اور دیو مکھرجی صاحب نے جو اس کمیٹی میں سٹیزنز کمیٹی میں شامل تھے انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا یا تو کوئی رسپانس نہیں تھا اور یا بہت ہی ڈیلیڈ رسپانس تھا, جبکہ ملٹیپل سائنس تھے کہ ٹینشن ہے شہر میں اور اس کی وجہ سے اس طرح کے حالات وائلنس کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے باوجود دلی پولیس نے کوئی ڈسائسو ایکشن نہیں لیا. مطلب ان شارٹ منسٹری آف ہوم افیئرز جس کے پاس سارے پاورز تھے انہوں نے کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھائے کمیونل وائلنس کو روکنے کے لیے. اور یہی شاید وجہ ہے پولیس کمپلسٹی ہی کی وجہ سے شاید ابھی تک کوئی بھی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوا ہے, مگر جو بے قصور لوگ ہیں وہ ابھی بھی جیل میں ہیں. اور میرے خیال میں آخر میں ہم اپنی بات کو یہ کہہ کے ختم کریں گے کہ جسٹس کی کامیابی اسی وقت ہوگی جب ایک پراپر انویسٹیگیشن ہو. جو لوگ ابھی بھی 4-5 سال سے جیل میں ہیں ان کو رہا کیا جائے, یا کم سے کم بیل تو دی جائے, اور یا کم سے کم ہیئرنگ تو ہو اور یا چارج شیٹ تو ہو جس کی بیسس پہ آپ کچھ ان کے خلاف اگر آپ کو قدم اٹھانے تو آپ اٹھائیں گے. اور جیسا ہم نے ابھی اس سے پہلے والے سیشن میں سنا کہ کمپنسیشن دیا گیا ہے مگر نہایت انیڈیکویٹ کمپنسیشن دیا گیا ہے, تو ایک پراپر کمپنسیشن بھی دینا چاہیے. فائنلی آئی تھنک what does the failure of the political process mean for our democracy? I think the state's response to the protest and its aftermath was marked by repression rather than reconciliation. Instead of addressing the legitimate concerns through dialogue, the government used legal and police machinery to suppress dissent. The lack of an inclusive, consultative dialogue, the use of divisive rhetoric, and the failure to prevent and control violence underscored a broader crisis of democratic governance, indeed a broader crisis. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کام بہوجن سماج کے لیے مہتوپورن ہے تو آپ ہمیں آرتھک سہیوگ کے لیے سین دکھائے گئے QR کوڈ سکین اور فون پے اور گوگل پے اور UPI اور بینک اکاؤنٹ میں کر سکتے ہیں. فون پے, گوگل پے 9250529129, UPI 9250529129@YBL. بینک اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک آف انڈیا AC 1042994628, IFSC کوڈ SBIN 00066563. آپ کا چھوٹا سے چھوٹا سہیوگ سماج اور ہمیں اور مضبوط کرے گا, جس سے ہمیں بہوجن پتکارتا میں اور نرپکش بنانے میں مضبوط کرے گا. جے بھیم, جے بھارت.